ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेडियल नर्व को हमने डिस्कस किया है डिटेल से, ठीक है। द नेक्स्ट नर्व विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपर लिम्ब, दैट इज एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट। एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व इन द अपर लिम्ब आल्सो अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड। ये भी कहाँ से आती है? पोस्टीरियर कार्ड से आती है, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन लेके कि एक्सिलरी नर्व की ओरिजिन क्या है। Origin for the axillary nerve is posterior card of the brachial plexus. Posterior card. Posterior card of brachial plexus. ठीक है। Posterior card ब्रांचेस, ये हर टाइम आप लोगों को आनी चाहिए। स्टार्स मैंने बताया था, स्टार्स। नर्व
पार्ट इट इज इनर्वेटेड बाय पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेल्टाइड लिखे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेल्टाइड स्पेशली पोस्टीरियर साइड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ डेल्टाइड मसल, और सेकंड नंबर टेरीज माइनर, कौन सा, टेरीज माइनर। तो यहाँ पे हमने अर्ली इन द लेक्चर यहाँ पे क्या बात की थी, एक्सिलरी नर्व इज मेनली इनर्वेटेड हाउ मेनी मसल्स, टू, डेल्टाइड मसल एंड टेरीज माइनर। दिस टेरीज माइनर इज प्योरली सप्लाइड बाय विच ब्रांच ऑफ एक्सिलरी नर्व, पोस्टीरियर। लेकिन ये कौन सा मसल है जिसको दोनों ब्रांच सप्लाई करेगी, डेल्टाइड मसल। तो इसका जो फ्रंट है वो इंटीरियर ब्रांच सप्लाई करेगी, और इसका जो रिमेनिंग हाफ है वो कौन सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर ब्रांच सप्लाई करेगी। क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो कॉमनली हर साल आता है वो ये है, इफ समवन हैव सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस कैन नॉट एबल टू एबडक्ट द हैंड अप टू 90 डिग्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्व विल बी डैमेज, आंसर इज एक्सिलरी नर्व। वो एक्सिलरी नर्व डैमेज है। इसके बाद जनाब आते हैं एक्सिलरी नर्व पॉलिसी। आप लोग हेडिंग दे दे कि अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो भी जाए तो उसमें हमें कौन कौन सी पॉइंट्स मिलेगी। तो आप लोग हेडिंग ये समझ आ गई कि नहीं। इसके बाद लेके आप लोग एक्सिलरी नर्व पॉलिसी, एक्सिलरी नर्व पॉलिसी, इसके नीचे तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट लिखे लोकेशंस। लोकेशन मीन कि वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे एक्सिलरी नर्व पॉलिसी के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग सबसे पहले लेके नंबर 1 है पोस्टीरियर कार्ड इंजरी, क्योंकि ये नर्व कहाँ से आती है, पोस्टीरियर कार्ड से। तो अगर पोस्टीरियर कार्ड के अंदर कोई इंजरी आ जाए तो उसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लेके लोकेशन में पोस्टीरियर कार्ड इंजरी, पोस्टीरियर कार्ड इंजरी, इसको इनडायरेक्टली ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, और कहाँ पे, बस पोस्टीरियर कार्ड इंजरी के ऊपर एक्सिलरी नर्व भी जा सकती है, रेडियल भी जा सकती है, क्योंकि दोनों की ऑरिजिन कहाँ से है, पोस्टीरियर कार्ड। क्वाड्रेंगुलर स्पेस, आप लोग ठीक है वो उस पे आते हैं, लेकिन ऊपर से सोचे ये फिर कहाँ से नीचे जाकर गुजरती है, नेक ऑफ द, ये किस जॉइंट के नीचे से जाती है, कैप्सूल ऑफ द शोल्डर, तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन। द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉजेज फॉर द एक्सिलरी नर्व इंजरी इज शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन, स्पेशली इन विच डायरेक्शन, inferior direction, क्योंकि दिस नर्व इज अंडर पास बीनीथ द शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन में भी एक्सिलरी नर्व डैमेज के चांसेस ज़्यादा होती है। फिर शोल्डर जॉइंट के बाद ये कहाँ से गुजर के जाएगी, क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो यहाँ पहले के क्वाड्रेंगुलर स्पेस इन्फेक्शंस, क्वाड्रेंगुलर स्पेस पैथोलॉजी, इसके अंदर अगर कोई भी पैथोलॉजी आ जाए, इन्फेक्शन आ जाए, कोई पस बन जाए, तो इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, एक्सिलरी नर्व, क्योंकि इस स्पेस से एक्सिलरी नर्व ने गुजरना होता है। और आखिर में ये नर्व ह्यूमरस के किस पार्ट से वाइंड अप होती है, नेक। तो सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, दीज आर द कॉमन सिनेरियोज। आप लोग को पेपर में सिनेरियोज इस तरह आएगा, इन सिनेरियोज के अंदर द रिजल्टेंट नर्व पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली एक्सिलरी नर्व पॉलिसी। लेकिन इन चार में से अगर आप लोग कहे एमसीक्यूज में हमें कौन से आएंगे, शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन एंड सर्जिकल नेक फ्रैक्चर, दीज आर कॉमन, दीज आर ट्रोमेटिक काजेज, ये कॉमन काजेज है एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन विच नर्व इज डैमेज, एक्सिलरी नर्व। फिर सर्जिकल नेक फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस विच नर्व विल बी डैमेज, एक्सिलरी नर्व। ठीक है, यहाँ पे नीचे लेके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर एक्सिलरी नर्व पॉलिसी हो जाए या ये डैमेज हो भी जाए, व्हाट विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, बताए। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास जो मेन लोगों में हमें मिलती है, यार अगर एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाए तो हम हाथ को एबडक्ट कर सकेंगे नहीं, क्योंकि कौन सी मसल खराब होगी, डेल्टाइड। तो लेके लॉस ऑफ एबडक्शन अप टू 90 डिग्री, कितने डिग्री तक, 90 डिग्री। तो फर्स्ट इफेक्ट ऑन द पेशेंट विल बी लॉस ऑफ abduction up to what, 90 डिग्री।
बिकॉज ऑफ विच मसल एट्रोपी, डेल्टाइड मसल एट्रोपी। नेक्स्ट देखिए एट्रोपी ऑफ डेल्टाइड मसल, ये भी हो सकती है एट्रोपी ऑफ डेल्टाइड मसल, एट्रोपी ऑफ डेल्टाइड मसल। लेकिन इसने एक ब्रांच भी दी थी, मतलब ये इसकी मैंने आप लोग को सेंसरी इनर्वेशन भी बताई है। इट आल्सो सप्लाइड द लेटरल हाफ ऑफ द शोल्डर स्किन। तो आप लोग लेके लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर रीजन, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द lateral aspect of shoulder joint. These are the clinical presentation। ठीक है, बस ये 3 प्रेजेंटेशन है और आप लोगों को इसका पॉइंट्स आने चाहिए। इन 3 प्रेजेंटेशन के साथ साथ जनाब हमें एक्सिलरी नर्व के ऊपर डैमेज के पॉइंट्स आते हैं। लेकिन अभी तक पीएमडीसी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें जो क्वेश्चन रिपीटेबल है वो ये है कि शोल्डर ज्वाइंट की डिसलोकेशन हो जाए तो कौन सी नर्व जाएगी, डायरेक्ट क्वेश्चन है एक्सिलरी नर्व। ये इसलिए पूछते हैं कि आप लोगों से इनडायरेक्टली ये पूछना चाहते हैं कि शोल्डर ज्वाइंट इज वीकेस्ट इन विच डायरेक्शन, आंसर इज इंफीरियर डायरेक्शन। दूसरी बात है कि सर्जिकल नेक फ्रैक्चर में कौन सी नर्व जाएगी, एक्सिलरी नर्व। द रीजन इज कि दिस नर्व इज वाइंडिंग अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। नेक पार्ट ऑफ द ह्यूमरस नियर टू द बॉडी या शेप ऑफ द ह्यूमरस सर्जिकल नेक, और वो नेक जो नियर टू द हेड है उसको हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। इस नेक के अंदर फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। मल्टीपल सर्जरीज आर देयर इन दिस पार्ट, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सर्जिकल नेक कहते हैं। दूसरी बात यह है इफ सर्जिकल नेक फ्रैक्चर इज नोटेड व्हाट विल बी द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन द पेशेंट। पेशेंट की तो एक्सिलरी नर्व चली गई तो फिर डेल्टाइड मसल की जो काम है एब्डक्शन वो नहीं होगी अप टू 90 डिग्री, और इस शोल्डर एरिया का जो लेटरल पार्ट है इसकी जो सेंसरी इनर्वेशन है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर, एट्रोफी ऑफ डेल्टाइड मसल प्लस लॉस ऑफ एब्डक्शन अप टू 90 डिग्री, these 3 आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इफ देयर इज इंजरी टू विच नर्व, आंसर इज एक्सिलरी नर्व। क्लियर है। फिर इसके बाद जनाब नेक्स्ट हम देखें, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, शोल्डर जॉइंट हमने पढ़ा, फिर इसकी स्टेबिलिटी हमने पढ़ी, क्वाड्रेंगुलर स्पेस पे बात की, इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आर्म, इसकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व पढ़ी, इसकी हमने रेडियल नर्व पढ़ी, यहाँ तक हमने नर्व एक्सिलरी नर्व पढ़ी। अब हमारी बारी है इस ज्वाइंट की। इस ज्वाइंट के बाद हम फोरआर्म पढ़ेंगे, इसमें हम फिर अल्नार नर्व और मीडियन नर्व को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले सीक्वेंस में समझने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन दिस ज्वाइंट दैट इज कॉल्ड एल्बो ज्वाइंट। तो हेडिंग दे व्हाट इज मेंट बाय एल्बो ज्वाइंट। ओके, इसके इर्द गिर्द बताए, उसको बताए शाबाश, अगर नहीं समझ तो बताए उसको, बताए एक बंदा। शोल्डर ज्वाइंट के इर्द गिर्द कुछ मसल ने उसको स्टेबल रखा होता है, लेकिन एल्बो ज्वाइंट it is the joint between arm and forearm। ये आर्म और फोरआर्म के दरमियान क्या है, ज्वाइंट है, ये वाला शोल्डर ज्वाइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस ज्वाइंट के अंदर याद रखे दिस ज्वाइंट इज मेनली मेड अप ऑफ 3 बोन्स। ये कितनी बोन से मिलकर बनी है, 3 बोन। इट इज मेनली मेड अप ऑफ 3 bones। Anyone can name? Very good. Humerus। Next, लिख सकते हैं, वो एनाटॉमिकल वर्ड है। इट इज द ज्वाइंट बिटवीन ब्रेकियम एंड एंटीब्रेकियम, क्योंकि ब्रेकियम मीन आर्म, एंटीब्रेकियम मीन फोरआर्म। इसमें दूसरी कौन सी आएगी, शाबाश, अल्ना एंड रेडियस। ये इन 3 बोन से मिलकर बनी है, याद रखें। तो ज्वाइंट्स जो है ना, ज्वाइंट्स जो एल्बो ज्वाइंट है, ये रेडियस
अल्ना और ह्यूमरस से मिलकर बनी है, ठीक है। इसमें लेके सब जॉइंट्स का मतलब यह है कि ये एक ही जॉइंट है लेकिन ये फर्दर 3 जॉइंट से मिलकर बनी है। इस एल्बो जॉइंट के अंदर छोटे छोटे कितनी जॉइंट्स है? 3, इसको हम सब जॉइंट्स कहते हैं। अब देखिए बहुत आसान, फॉर एग्जांपल ऊपर से, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस, ये क्या है? फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड, ये ह्यूमरस का लोअर एंड है, ह्यूमरस का अपर एंड तो शोल्डर के साथ है, ह्यूमरस का लोअर एंड किस जॉइंट के साथ है? एल्बो जॉइंट के साथ। फिर जनाब ये बोन अगर हम देखें ना, दिस बोन, दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल दिस बोन इज कॉल्ड रेडियस, ये कौन सा बोन है? रेडियस है। इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल हम इस तरह एक और बोन ड्रा करें तो दिस बोन विल बी नोन एज अल्ना। तो आप लोग इस तरह करें, ऊपर ह्यूमरस लेके ह्यूमरस, फिर इस साइड पे मीडियल साइड पे अल्ना है और लेटरल साइड पे रेडियस है। द लॉन्गेस्ट बोन आउट ऑफ दीज टू इज अल्ना, लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? वो अल्ना है। अल्ना इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द फोर आर्म, ठीक है, रेडियस से साइड में ज्यादा है। अब इधर देखे, हाँ क्वेश्चन ये है इस पूरे सेट को हम कौन सा जॉइंट कहते हैं? दिस कॉल्ड एल्बो जॉइंट। लेकिन एल्बो जॉइंट को बनाने के लिए हमें कितनी बोन का सहारा लेना है? 3, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। अब बहुत आसान है, एमसीक्यूज है। देखे ये जो है ना, ये रेडियस है, ये किसके साथ जॉइंट बना चुका है? ह्यूमरस के साथ। दिस एरिया या कनेक्शन या जॉइंट इज कॉल्ड ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो या इसका आसान नाम रेडियो ह्यूमरल जॉइंट भी कह सकते हैं, या ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ह्यूमरो रेडियल जॉइंट का मतलब यह है कि दिस इज द जॉइंट बिटवीन रेडियस एंड ह्यूमरस, ठीक है। मुझे ये बताइए ये किसके दरमियान है? अल्ना एंड ह्यूमरस। इसका नाम है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। मुश्किल तो नहीं है ना? ये ह्यूमरो रेडियल जॉइंट है, ये क्या है? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट है, ठीक है। फिर ये रेडियस और अल्ना यहाँ पे मैंने अलग अलग ड्रा किए हैं, या इन दोनों का भी कनेक्शन है। रेडियस और अल्ना का भी अपर पार्ट में एक दूसरे के साथ क्या होता है? कनेक्शन, जॉइंट होता है। इसको हम, इसका कनेक्शन ये रेडियस और किसके दरमियान है? अल्ना। इसको हम कहते हैं रेडियो अल्नर जॉइंट। इसको क्या कहते हैं? रेडियो अल्नर जॉइंट। ये याद रखे, क्लियर है? कितने जॉइंट्स हो गए? 3। ये छोटे छोटे जॉइंट्स, इन 3 जॉइंट्स की सबसेट को हम कौन सा जॉइंट कहते हैं? एल्बो जॉइंट कहते हैं। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए हाउ मेनी सबसेट जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द एल्बो जॉइंट्स, आंसर इज 3। तो इसको हम सब जॉइंट्स कहते हैं। तो सब जॉइंट्स में ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड रेडियो अल्नर जॉइंट, क्लियर है? ये 3 जॉइंट्स आपस में मिलकर जो बिग जॉइंट बनाता है ना, इसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। क्लियर है जी? ये पॉइंट याद रख लेना है। ओके, यहाँ पे आप लोग इस रेडियो अल्नर जॉइंट के सामने लेके प्रॉक्सिमल, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मतलब क्या है। एक बंदा आज मसूद, इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखे, हाँ हम इस जॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इस जॉइंट सारे देख ले। इस ह्यूमरस का लोअर पार्ट अल्ना के साथ भी अटैच है और रेडियस के साथ भी। यहाँ से रेडियस और अल्ना स्टार्ट होती है और यहाँ पे रेडियस और अल्ना खत्म होती है। अगर मैं इस पॉइंट को ले लूँ तो ये पॉइंट इस रेडियस और अल्ना की ओरिजिन के साथ नजदीक है, लेकिन ये पॉइंट ओरिजिन से अवे है। एनीथिंग विच इज नियर टू द ओरिजिन ऑफ बोन इट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल। और हर वो चीज जो किसी ओरिजिन से अवे हो इट इज कॉल्ड डिस्टल। डिस्टल मीन डी इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ये ज्यादा डिस्टेंस में है। प्रोक्सिमल का मतलब कम डिस्टेंस में है। तो इधर देखें, जहां पे रेडियस और अल्ना स्टार्ट होती है यहाँ से, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़े होते हैं। इसको हम कौन सा जॉइंट कहते हैं? रेडियो अल्नर जॉइंट। लेकिन जहां पे ये दोनों पे खत्म हो जाते हैं रेस्ट में, फिर भी यहाँ पे आपस में दोनों एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, ये भी कौन सा है? रेडियो अल्नर। लेकिन दिस इज प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, दिस इज कॉल्ड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। तो एल्बो की लेवल पर जो रेडियस और अल्ना एक दूसरे के साथ जॉइंट बनाएगी रेडियो अल्नर, वो प्रॉक्सिमल होगी कि डिस्टल, इसलिए वर्ड इज प्रॉक्सिमल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको रेडियो अल्नर
ये रेडियस अल्ना दोनों आपस में यहाँ पे भी मिले हैं और यहाँ पे भी मिले हैं। जहाँ पे मिले हैं एल्बो के साथ वो नजदीक है जहाँ से दोनों स्टार्ट हुए हैं, तो ये कौन सा है, प्रॉक्सिमल है। और जहाँ पे खत्म होते हैं वो क्या है, वो डिस्टल है। लेकिन एल्बो क्या है, ये प्रॉक्सिमल है क्या डिस्टल, ये प्रॉक्सिमल है। यहाँ पे रेडियो अल्नर ज्वाइंट कौन सी होगी, वो प्रॉक्सिमल होगी। तो सब ज्वाइंट का मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब। एमसीक्यूज ये है कि ह्यूमरस के अंदर मैंने ये केविटीज, ये तो कॉन्डाइल्स है ना, लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल, लेकिन ह्यूमरस के अंदर ये वाला पार्ट इस तरह एक केविटी टाइप होती है, केविटी इस तरह देखे, इसके अंदर ये एक केविटी होती है, एक केविटी जिसके अंदर हेड ऑफ विच बोन इज फिट, रेडियस, याद रखे। और ये भी ह्यूमरस का एक डिप्रेस्ड केविटी है जिसमें कौन सा बोन फिट है, अल्ना। ये एमसीक्यूज है। द केविटी इन द ह्यूमरस वेयर रेडियस इज फिट, आंसर इज कैपेटुलम। इसको हम कैपेचुलम या कैपेटुलम कहते हैं। कैपेटुलम इज अ डिप्रेस्ड केविटी इन द लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस वेयर रेडियल हेड इज फिट, याद रखे। इसमें कौन सा हेड फिट हो जाता है, रेडियल हेड। लेकिन ये भी किस चीज का डिप्रेस्ड पार्ट है, ह्यूमरस का, लेकिन इसमें कौन सा हेड फिट है, अल्ना, दैट इज कॉल्ड ट्रोक्लिया। इसको क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया कहते हैं। So which part of the humerus provide attachment to the radius? Answer is capitulum. And which part of the humerus provide attachment to the ulna? Answer is trochlea. Clear है? So if trochlear part of the humerus is damaged, which bone will be weak? Ulna. If capitulum part of the humerus is fractured, which bone will in the forearm will be weak? Radius. ये MCQ इस तरह है। Clear है? तो आप लोगों ने याद रखना है capitulum और trochlea ये एल्बो ज्वाइंट को बनाने में काम करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस, लेकिन अटैचमेंट प्रोवाइड करती है किस बोन के लिए, फोर आर्म के बोन के लिए, विच इज अल्ना एंड रेडियस, ठीक है जी। ओके, तो कितने सबसेट बोन हमने पढ़े, शाबाश। कितने सबसेट ज्वाइंट्स हमने पढ़े, 3। कौन कौन से, हाँ जी, यस यस, ठीक है। अब इधर देखें, सारे देखें, इन बोन्स, इन तीनों ज्वाइंट्स के इर्द गिर्द, इस पूरे एल्बो ज्वाइंट्स के इर्द गिर्द इस तरह कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर पाया जाता है। किस चीज का, कनेक्टिव। हम कहते हैं एल्बो ज्वाइंट्स कितने ज्वाइंट से मिलकर बनी है, 3 ज्वाइंट, और इन तीनों ज्वाइंट्स के इर्द गिर्द कनेक्टिव टिश्यू का एक पूरा लेयर छपा हुआ है, एंड दैट इज कॉल्ड कैप्सूल ऑफ दिस ज्वाइंट। इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। तो हम कहते हैं कि एल्बो ज्वाइंट इज कैप्सुलेटेड ज्वाइंट। ये क्या है, कैप्सुलेटेड ज्वाइंट है। कैप्सूल इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर अराउंड द होल 3 joints. So a connective tissue layer around the elbow is called a capsule. Shoulder joint is a capsulated or not, shoulder, yes, और elbow भी क्या है, capsulated है। और इस कैप्सूल, इस कनेक्टिव टिश्यू के इनर साइड पे एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, which is called synovial membrane। इसको क्या कहते हैं, synovial। अगर इस हाथ को देखे, मेरा ये हाथ जो है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक क्या है, लेयर है। इसके अंदर कौन सा ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट। इस लेयर को क्या कहते हैं, कैप्सूल। इस कैप्सूल का जो इनर मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से जनाब एक फ्लूइड आएगी, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड will allow the joint to move easily and it provide flexibility and it will decrease the friction। ये क्या कम करता है, फ्रैक्शन। अगर इस बोन को आप लोग इस तरह मूव करें तो कोई आवाज आती है आपको, नहीं। That is due to the fluid in that joint। ये इस ज्वाइंट को लुब्रिकेट रखती है। क्या रखती है, लुब्रिकेट। और इस ज्वाइंट के अंदर फ्रैक्शन को क्या करती है, कम करते हैं। तो यहाँ पे लेके साइनोवियल मेम्ब्रेन will secrete a fluid known as synovial fluid। और इस फ्लूइड का काम आप लोगों को पता है, जिस तरह इस फ्लूइड का काम शोल्डर ज्वाइंट में है, एग्जैक्टली दिस फ्लूइड इज द फंक्शन फॉर एल्बो ज्वाइंट। इट रिड्यूस फ्रैक्शन, इंक्रीज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन को ज्यादा कराता है, फ्रैक्शन को कम कराता है, एंड इट अलो द ज्वाइंट टू मूव इजीली। ये ज्वाइंट को इजीली मूव करने की हिम्मत देती है। तो इट इज गुड और बैड, इट इज गुड फॉर द ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे लेगामेंट्स पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज है। अब लेगामेंट्स, लेगामेंट्स, ठीक है। व्हाट इज लेगामेंट्स, एनीथिंग, हाँ जी, वेरी गुड। एनी स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन्स टू बोन, दैट इज नोन एज अ लेगामेंट। इसको हम लेगामेंट कहते हैं। इधर देखे, फॉर एग्जांपल
दिस इज द ह्यूमरस, ये इसका लोअर पार्ट है इस तरह। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमरस का लोअर पार्ट, फॉर एग्जांपल दिस कॉन्डाइल, ये भी कॉन्डाइल है। ये ट्रोक्लिया है, ये क्या है, कैपेटुलम है। ये कौन सा हेड है, रेडियल हेड है। और ये कौन सा बोन है, अल्ना बोन है। अब इधर देखिए, हाँ मेन पॉइंट ये है कि ये एपिकोंडाइल है, एपिकोंडाइल। और ये कौन सा एपिकोंडाइल है, रेडियस की तरफ लेटरल, और अल्ना की तरफ कौन सी है, मीडियल एपिकोंडाइल। इस तरह है। अब इधर देखे, यहाँ से एक स्ट्रक्चर आया है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेटरल एपिकोंडाइल से स्टार्ट हुआ है और जाकर किस बोन के साथ टच हुआ है, रेडियस। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है मीडियल एपिकोंडाइल से और किसके साथ टच है, अल्ना। तो दिस एपिकोंडाइल इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमरस, और ह्यूमरस इज अ बोन, और ये भी क्या है, बोन। तो बोन टू बोन कनेक्शन इज प्रोवाइड बाय लेगामेंट। एक लेगामेंट ये है, एक लेगामेंट ये है, लेकिन एक लेटरल एपिकोंडाइल पे है और एक मीडियल पे है। तो वो लेगामेंट, इधर देखिए, वो लेगामेंट जो लेटरल एपिकोंडाइल पे है, ये लेटरल साइड है या मीडियल है, लेटरल। इसको हम कहते हैं LCL, लेटरल कोलेटरल लेगामेंट। इसको क्या कहते हैं, लेटरल कोलेटरल लेगामेंट। और जो लेगामेंट अंदर की तरफ है मीडियल साइड पे, उसको हम कहते हैं मीडियल कोलेटरल लेगामेंट। इन लेगामेंट्स का काम क्या है, प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू द जॉइंट। ये जॉइंट को डिस्लोकेट होने से बचा देता है। तो लेगामेंट्स में आप लोग दो लेके, नंबर 1 इज लेटरल कोलेटरल लेगामेंट, शाबाश, लेटरल कोलेटरल लेगामेंट। इसको हम सिंपली एनाटॉमी में कहते हैं LCL। और दूसरा क्या है, मीडियल कोलेटरल लेगामेंट, इसको हम सिंपली कहते हैं MCL। इसको क्या कहते हैं, MCL। लेटरल कोलेटरल लेगामेंट विल अटैच लेटरल एपिकोंडाइल टू द रेडियस, और मीडियल एपिकोंडाइल विद अल्ना इज अटैच्ड बाय मीडियल कोलेटरल लेगामेंट। ओके, आप लोग इधर देखिए, आप लोग ऐसा करें प्रैक्टिकली। अगर ये कौन सा ज्वाइंट है, एल्बो, ऐसा करे, इस एल्बो ज्वाइंट को फ्लेक्स करे, कर सकते हैं कि नहीं, एक्सटेंड करे, कर सकते हैं कि नहीं। चले अपने हाथ का पोजीशन चेंज किए बगैर इसको यहां तक ले आए, नहीं इस तरह ला सकते हैं यहां से। आप तो यहां पे मूव कर रहे हैं ना, ये तो ये मूव, इसको इस तरह स्ट्रेट करके इसको रख कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उस तरफ ले जा सकते हैं, ये तो हाथ है, ये तो हाथ है, ये नहीं। मैं कहता हूं ये कर सकते हैं इस तरह। इसका मतलब ये है, इस जॉइंट की लेफ्ट और राइट जो मूवमेंट है, इसको लेमेटाइज रखा हुआ है इन लेगामेंट्स ने, क्योंकि इन जॉइंट्स के इर्द गिर्द लेटरल साइड पे और मिडिल साइड पे क्या पाए जाते हैं, लेगामेंट। और दीज लेगामेंट्स डू नॉट वांट टू मूव द जॉइंट बियॉन्ड द लिमिट। अगर ये लेगामेंट क्या हो गए, वीक हो गए, तो फिर इस जॉइंट में जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा। और जिस जॉइंट में मूवमेंट ज्यादा होगी उस जॉइंट को हम कहते हैं हाइपर मोबाइल जॉइंट, ड्यू टू लेगामेंट वीकनेस। और उस जॉइंट के अंदर डिस्लोकेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो लेगामेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट एंड लेगामेंट कैन कीप द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इन लिमिटेड रेंज। ये याद रखें, ठीक है। लेगामेंट्स का काम यही है, एक तो ये जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं, जॉइंट को प्रोटेक्शन देते हैं, और दूसरी बात यह है ये जॉइंट को बियॉन्ड द लिमिट मूव करने से बचा देते हैं, ठीक है। तो लेगामेंट का काम है। एक MCQs और आता है, इधर देखें, एक और पॉइंट देखें, ये एल्बो जॉइंट है ना, अगर मैं हाथ को ऐसा करूं, ये क्या है, ये प्रोनेशन है। और अगर इस तरह करूं, आप लोग अपने हाथ को पकड़े इस एल्बो जॉइंट को, चले हाथ को अंदर की तरफ लाए तो ज्यादा ला सकते हैं कि कम, ज्यादा। इसको बाहर की तरफ ले जाए, कम। इसका मतलब ये है कि लेटरल साइड पे, लेटरल, ये लेटरल पकड़े ना, ये लेटरल, तो ये रेडियस का कनेक्शन हम पढ़ रहे कि अल्ना का रेडियस, तो रेडियस का मूवमेंट ज्यादा है कि अल्ना की। इसका रीजन क्या है, ये भी MCQs है। इसको अगर हम यहां से पकड़े ना तो रेडियस वाला साइड ज्यादा आ सकता है, लेकिन अल्ना वाला ऊपर बाहर नहीं जा। द रीजन इज द रेडियस हेड, रेडियस का जो हेड है, इट इज मोर बिगर देन द व्हाट, कैपेचुलम ऑफ द ह्यूमरस। तो उस पर जो हेड है वो आसानी से क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। और रेडियस का जो हेड है, इसके ऊपर अपना एक लेगामेंट पाया जाता है। इधर देखिए, इसके ऊपर अपना क्या पाया जाता है, लेगामेंट। दिस लेगामेंट विच सराउंड विच पार्ट ऑफ द रेडियस, हेड ऑफ द रेडियस, इट इज रिंग शेप। इसको क्या कहते हैं, रिंग शेप लेगामेंट, एंड दिस इज नोन एज एनुलर लेगामेंट। ये भी MCQs आता है।
कि व्हाट इज मेंट बाय एनुलर लेगामेंट इन द एल्बो जॉइंट। एनुलर लेगामेंट इज अ रिंग शेप लेगामेंट विच सराउंड हेड पार्ट ऑफ द रेडियस। ये कौन सा पार्ट को सराउंड करता है? हेड पार्ट ऑफ द रेडियस। देखिए अगर ये सॉकेट, ये कौन सा पार्ट है ह्यूमरस का जिसमें रेडियल हेड है? कैपेचुलम। अभी बताया है ना कैपेचुलम में। अगर ये कैपेचुलम सॉकेट, ये केविटी ज्यादा होती है और हेड छोटा होता, फिर इसमें ये हेड सही तरीके से क्या ना होता, मूव ना होता। अगर सॉकेट छोटा है, हेड इतना है, तो इसमें फिर हेड को मूव करना आसान हो गया, मुश्किल होगा। हाँ, हेड बड़ा है, सॉकेट छोटी है, तो उस पर हेड को मूव करना आसान होगा। इसलिए रेडियल हेड ज्यादा बड़ा है, अल्ना हेड ज्यादा छोटा है। तो रेडियल हेड की वजह से हम हाथ को इस तरह ज्यादा मूव कर सकते हैं, लेकिन उस सिमत में अल्ना की वजह से हैंड को कम मूव कर सकते हैं। और रेडियल हेड इज अ राउंडेड पार्ट which fit with the capitulum part of the humerus and it is surrounded by a ring shaped ligament which is known as annular ligament। तो ये MCQ जरूर आता है। How may all of the following ligament are take part in the stability of elbow joint except medial collateral ligament, lateral collateral ligament and annular ligament। ये 3 लिगामेंट है जो इस जॉइंट को स्टेबिलिटी में ज्यादा काम करते हैं। बात समझ आ गई क्या नहीं? ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। और दूसरी बात याद रखें कि कल हमने जब पढ़ा था कि बाइसेप टेंडन, बाइसेप मसल की इंसर्शन, एक हमने पढ़ा था रेडियल ट्यूबरोसिटी और एक पढ़ा था अल्नर ट्यूबरोसिटी। ट्राइसेप अल्ना में जाकर ट्यूबरोसिटी में और बाइसेप रेडियस में। तो रेडियस और अल्ना ये 2 बोन कौन सा ज्वाइंट बनाते हैं? एल्बो ज्वाइंट। तो एल्बो ज्वाइंट इज फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय इंसर्शन ऑफ सब मसल टेंडन्स। इसका मतलब यह है कि रेडियस और अल्ना के ऊपर कुछ मसल की टेंडन जाकर क्या हो चुकी है? इंसर्ट। और उस टेंडन ने भी इस ज्वाइंट को मजीद क्या है? स्टेबल किया है। द टेंडन्स ऑन विच वी कैन डिसाइड दैट दिस ज्वाइंट इज मोर स्टेबल, इट इज बाइसेप टेंडन एंड ट्राइसेप टेंडन। क्लियर है? तो आप आज के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट आर द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द शोल्डर ज्वाइंट, सॉरी एल्बो ज्वाइंट, आंसर इज लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स और capsule of the joints। capsule provides stability, ligaments provide stability, tendons provide stability। these all are those structure which keep the joint stable। ये joint को क्या रखता है? stable रखता है। एक और MCQ याद रखे, elbow joint is also known as hinge joint। इसका दूसरा नाम क्या है? hinge joint। जिस तरह के हमने पढ़ा था कि shoulder joint का दूसरा नाम है ball and socket joint, तो elbow joint का दूसरा नाम क्या है? hinge joint। हिंज ज्वाइंट इसको इसलिए कहते हैं ना, हिंज का मतलब है दरवाजा। इस दरवाजे का मतलब है ज्वाइंट, एक जोड़ है। इसको हम सिर्फ ओपन कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसको वन डायरेक्शन में ओपन करो, दूसरे डायरेक्शन में क्लोज करो, तो इसका मतलब यह है कि एक ही सिमत में ये आगे पीछे जाएगी। अपने हाथ को देके इसको सिर्फ एल्बो ज्वाइंट से सिर्फ हम फ्लेक्स कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको हम अवे नहीं ले। any joint which act like a door only to flex and only to extend। इस रेस्ट को देके flex extend, लेकिन इसको थोड़ा बहुत आगे इस तरह कर सकते हैं कि नहीं? इट इज नॉट अ हिंज ज्वाइंट। मेन ज्वाइंट शोल्डर है, एल्बो है और रेस्ट है। एल्बो से हम कौन सा काम, इस शोल्डर से तो हम सरकमडक्शन करते हैं, हर तरफ हाथ को मूव कर सकते हैं। इससे सिर्फ हाथ को एक ही डायरेक्शन में फ्लेक्स करना है और एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है। ऐसा ज्वाइंट जिसमें सिर्फ हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करें एक ही डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं? हिंज ज्वाइंट कहते हैं। सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट इन आवर अपर लिम्ब स्पेशली इन द बिग ज्वाइंट, आंसर इज एल्बो ज्वाइंट्स। वो एल्बो ज्वाइंट है। तो ये पॉइंट्स मेन जो MCQs पर्पसेस के लिए हैं वो यही है कि एल्बो ज्वाइंट्स क्या है। एल्बो ज्वाइंट्स के ऊपर हमें कौन से स्ट्रक्चर मिलेंगे? एल्बो ज्वाइंट से कितनी नर्व पास होगी आप लोगों के ख्याल में? शाबाश। Can anyone tell me the names of nerve passes from elbow joint? Median nerve, radial nerve, ulnar nerve। मस्कुलोक्यूटेनियस खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसका वो लेटरल पार्ट तो यहाँ से जाएगी और एक्सिलरी नर्व भी यहाँ पे क्या हो जाती है? खत्म। रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, दीज आर द नर्व पासेस फ्रॉम द एल्बो। एल्बो की फ्रैक्चर में इन तीनों नर्व के जाने की चांसेस होती है। Which artery mainly supplied elbow joint? Brachial artery। यहाँ पे कौन सी आर्टरी है? ब्रेकियल। क्यूबाटल फोसा है ना, एल्बो ज्वाइंट की फ्रंट पे क्या है? क्यूबाटल फोसा। इसमें ब्रेकियल आर्टरी है जो बाद में डिवाइड होगी अल्नर आर्टरी एंड
रेडियल आर्टरी में। क्लियर है? सो द मेन आर्टरी विच सप्लाई which feed blood to the elbow joint, brachial artery, main three nerve which passes from elbow joint, median, radial and ulnar nerve, ठीक है। And this is a type of hinge joint. This joint is a capsulated joint. This joint is made up of three bones, humerus, radius and ulna with sub three joints, वो मैंने बताया है। और this joint is capsulated all around, which have a synovial membrane. It secretes synovial fluid which keep the joint stable and reduce friction, increase of lubrication. Three ligaments are required for the stability, mainly for these three joints: lateral collateral ligament, medial collateral ligament, और इसमें कौन सी? annular ligament. Annular ligament is a ligament which surround the head of radius, ठीक है, और वो ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसमें रेंज ऑफ मूवमेंट क्या है? वो ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है ना, नेक्स्ट पॉइंट एक यहाँ पे दो MCQs आते हैं, आखिर में लेके फिर खत्म करते शाबाश। इनमें से जरूर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक को हम कहते हैं कि इफ एपिकोंडाइल्स बिकम इन्फ्लेम्ड, अगर एपिकोंडाइल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, इट इज कॉल्ड एपिकोंडाइलाइटिस। इसको क्या कहते हैं? एपिकोंडाइलाइटिस। तो यहाँ पे लेके या तो लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस हो सकती है, या तो क्या हो सकती है? मीडियल एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल इज कॉल्ड लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीडियल एपिकोंडाइल इज कॉल्ड मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमरस। ये किसके पार्ट्स हैं? ह्यूमरस के। इधर देखें, लेटरल एपिकोंडाइल अगर गई ना, इन्फ्लेम्ड हो गई, तो उसमें जो टेंडन खराब हो सकता है दैट इज लेटरल कोलेटरल लेगामेंट। और इसमें कौन सा खराब हो सकता है? मीडियल कोलेटरल लेगामेंट। क्लियर है? और एनुलर लेगामेंट तब तक खराब नहीं हो सकता जब तक ज्वाइंट डिसलोकेशन ना हो, क्योंकि वो तो हेड ऑफ द रेडियस पे है ना। तो जब ज्वाइंट डिसलोकेट हो जाए तो वो लेगामेंट क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। लेकिन इन लेगामेंट को खराब करने के लिए ज्वाइंट डिसलोकेशन जरूरी नहीं है। ओके, आप लोग ऐसा करें, अगर फॉर एग्जांपल जो लोग फॉर एग्जांपल टेनिस खेलते हैं, टेनिस का जो रैकेट है ना, टेनिस की रैकेट हम इस तरह मारते हैं या इस तरह मारते हैं? हाँ जी, वो तो इस तरह ना, देखे गोल्फ, देखे गोल्फ, जो लोग गोल्फ खेलते हैं वो तो इसी तरह मारते हैं ना, इसी तरह। टेनिस की अगर आप शॉट दूसरे पे ज्यादा तेज मारे तो आप इस तरह करते हैं ताकि उस पर आप पुल करें। तो इसका मतलब कि यहाँ पे आप हाथ रखे, यहाँ पे इस एपिकोंडाइल पे, कौन सा है? लेटरल। तो टेनिस में कौन सा एपिकोंडाइल ज्यादा जोर लेता है? और गोल्फ की शॉट में कौन सा लेता है? मीडियल। कहते हैं कि इफ देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एपिकोंडाइल ऑन द लेटरल साइड, इसका मतलब कि ये बंदा रिपीटेडली इस एपिकोंडाइल को बार बार स्ट्रेस करेगा। और ये किस गेम में होता है? टेनिस में। इसलिए लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस इज कॉल्ड टेनिस एल्बो। इसको हम क्या कहते हैं? टेनिस एल्बो। एमसीक्यूज ये आता है कि टेनिस प्लेयर के अंदर अगर एल्बो ज्वाइंट के ऊपर पेन वगैरह या कोई इस तरह मसला आ जाए तो उसमें कौन सा एपिकोंडाइल जा सकता है? लेटरल। और जो लोग गोल्फ खेलते हैं उसमें कौन सा एपिकोंडाइल इन्फ्लेम्ड हो सकता है? मीडियल। इसलिए उसको हम कहते हैं गोल्फर एल्बो। इसको क्या कहते हैं? गोल्फर एल्बो। तो क्वेश्चन यही आता है एमसीक्यूज में, टेनिस एल्बो मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? आंसर इज लेटरल एपिकोंडाइल। लेकिन गोल्फर एल्बो के अंदर कौन सी एपिकोंडाइल की इन्फ्लेमेशन होगी? मीडियल एपिकोंडाइल। क्लियर है? इसमें एक जरूर क्वेश्चन आएगा। और इन दोनों एपिकोंडाइल की इन्फ्लेमेशन में देयर विल बी पेन अराउंड द एल्बो ज्वाइंट। किस ज्वाइंट के पेन होगी? एल्बो ज्वाइंट। इसलिए दीज आर कॉल्ड एल्बोस, टेनिस एल्बोस, गोल्फर एल्बो। These are nothing but the inflammation of epicondyles at the level of elbow joint. If lateral epicondyle is inflamed, tennis elbow. If medial epicondyle is inflamed, answer is golfer elbow. Clear है? फिर दूसरी बात यह है कि एक lateral epicondyle है और एक medial. Medial epicondyle के पीछे से ulnar nerve जाती है, अभी बताया है इससे पहले क्लास में। लेकिन lateral epicondyle के फ्रंट से कौन सी नर्व जाती है? रेडियल नर्व जाती है। तो अगर आप बार बार इस हाथ को इस तरह करें, बार बार इस तरह करें, तो हम एपिकोंडाइल को बार बार फ्लेक्स एंड एक्सटेंड करते हैं, तो इसके पीछे या फ्रंट पे जो पड़े हुए नर्व है वो भी फ्लेक्स एक्सटेंड हो रहे हैं ना बार बार। तो बार बार रिपीटेड फ्लेक्शन एक्सटेंशन की वजह से उस नर्व की टीयरिंग या कंप्रेशन की भी चांसेस क्या होती है? ज्यादा। इसलिए कुछ लोग जब बार बार फ्लेक्स एक्सटेंड करते फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे उसको नमनेस महसूस होती है, एंड दैट नमनेस इज ड्यू टू आइदर कंप्रेशन इन द रेडियल नर्व और कंप्रेशन इन द
अल्नर नर्व। क्लियर है? तो ये था एल्बो जॉइंट। कल से इंशाल्लाह हम फोर आर्म की मसल्स पढ़ेंगे। ठीक है, फोर आर्म की मसल्स हम A to Z पढ़ेंगे, लेकिन जहां पे MCQs की पॉइंट हो वही बताऊंगा, आप लोगों ने सिर्फ वही याद रखना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। यस, इट डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ इंजरी। अगर इंजरी कम है इट विल रीजनरेट, अदरवाइज नो। नर्व कैन रीजनरेट बट न्यूरॉन कैन नॉट रीजनरेट। क्लियर है?